ये भी समझिए कि ट्रंप को यह बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी अपने पास टैरिफ लगाने की बेतहाशा पावर बढ़ाने वाला बिल। तो वजह है ट्रंप के टैरिफ प्लान के विरोध में कोर्ट केस। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रंप शासन के खिलाफ प्लान के खिलाफ कोर्ट में करीब 1000 केस दर्ज हुए। इन केसेस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लागू किए गए टैरिफ को चुनौती दी गई है। आपको यह भी बता दूं कि ट्रंप ने टैरिफ लागू करने के लिए अपने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया था। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब अमेरिका आपात स्थिति में, जैसे कि वॉर या कोई गंभीर संकट। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा कुछ नहीं था। इससे एक बात साफ हो जाती कि ट्रंप ने सिर्फ अपने प्लान, रसूख और दबदबे को कायम करने के लिए अनीति से भरे टैरिफ का इस्तेमाल किया ताकि दूसरे देशों पर प्रेशर बनाया जा सके। दूसरे देशों पर प्रेशर बनाने में लगे ट्रंप खुद बहुत गहरे प्रेशर में हैं। वो जानते हैं कि अगर अमेरिकियों का ध्यान वेनेजुएला, ग्रीनलैंड जैसे बयानों और ड्रामों में न उलझाया गया तो उनकी सत्ता के खिलाफ अमेरिकियों का आक्रोश कभी भी सड़कों पर फूट सकता है। वजह है तमाम टैरिफ धमकियों और अनीति से भरे टैक्स को लागू करने के बाद भी गिरती अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जिसमें 2026-27 में भी बहुत मामूली सुधार होने के चांस हैं जो नगण्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक वृद्धि 2024 के 2.8% से घटकर 2025 में 1.9% रह गई। हालांकि विस्तारवादी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सहारे इसके 2026 में बढ़कर 2% और 2027 में 2.2% रहने का अनुमान है। तो क्या ट्रंप अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे अमेरिकियों को बस वो कुछ करते हुए दिखें? अर्थव्यवस्था या टैरिफ दांव के फेल हो जाने के सवाल पर ट्रंप ऐसे ही हत्थे से उखड़ जाते हैं। इसमें कुछ रिपोर्ट्स ट्रंप शासन की कुछ और सच्चाई भी बताती हैं, जैसे कि अमेरिका की ही टैक्स फाउंडेशन और पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जैसी संस्थाएं अपनी रिपोर्ट में यह ऐलान पहले ही कर चुकी हैं कि ट्रंप टैरिफ ने अमेरिकी व्यवसायियों की कमर तोड़ दी है। रिसर्च में ये बात भी सामने आ चुकी है कि ट्रंप टैरिफ के कारण 2025 में अमेरिकी विकास दर में 0.23% अंक और 2026 में 0.62% की कमी आएगी। इसका असर ये होगा कि हर अमेरिकी परिवार के ऊपर औसत टैक्स में 2025 में $1,300 और 2026 में $1,600 की बढ़ोतरी होगी। यानी अमेरिकियों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। इतना ही नहीं, मुद्रास्फीति यानी महंगाई भी करीब 1% अंक बढ़ जाएगी। PIIE की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में महंगाई दर भी चरम पर होगी। इसके संकेत मिलने शुरू भी हो चुके हैं। हालांकि ट्रंप ऐसे किसी भी संकेत से साफ इनकार करते हैं। वेनेजुएला में ट्रंप ने जो किया उसकी आलोचना और कहीं कहीं तीखा विरोध उन देशों ने भी किया जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ रहे। क्या ट्रंप ऐसी उथल पुथल सिर्फ दुनिया में अमेरिका का रुतबा कायम करने के लिए कर रहे हैं या वाकई वो अमेरिका का भला करने निकले हैं? ट्रंप के निशाने पर कई देश हैं। इसमें वेनेजुएला तो है ही, साथ ही कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, ग्रीनलैंड और इसके अलावा ईरान भी है। पूरी दुनिया ट्रंप से परेशान है। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और जापान तक ट्रंप के अनस्टेबल माइंड से अकबकाए हुए हैं। बीते कुछ दिनों में ट्रंप के चेहरे से शांति वाला नकाब भी पूरी तरह से उतर चुका है। वेनेजुएला के बाद ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है। मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया और ये सब ट्रंप के टारगेट पर हैं। पूछा जा रहा है कि क्या ट्रंप उपनिवेशवाद का नया दौर शुरू कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में तीखे सवाल ट्रंप नीति पर उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि बॉस अपनी आखिरी पारी खेल रहे ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं या उसका बंटाधार करने पर तुले। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। करीब 80 साल के ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उससे एक बड़ा तनाव वैश्विक स्तर पर बना हुआ है, जिसकी तुलना शीत युद्ध के दौर से भी की जा रही है।
एक्सपर्ट कहते हैं कि वेनेजुएला में मादुरो एपिसोड के बाद ट्रंप ने एक तरह से पुतिन और जिनपिंग दोनों के लिए रास्ता खोल दिया है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की सनक के साथ वो एक पैसेज कहीं पुतिन और जिनपिंग को तो नहीं दे रहे कि पुतिन यूक्रेन और जिनपिंग थाईलैंड में ऐसा कर सकते हैं। सबसे बड़ी और गंभीर बात ये कि यूनाइटेड नेशन ट्रंप की दादागिरी पर मौन है। पीएम मोदी इसी एक तरफा और पूर्वाग्रह से भरे वैश्विक सिस्टम की तरफ दुनिया का ध्यान खींचते रहे हैं और इसे असंतुलित बताते रहे हैं और इसमें बदलाव की बात कहते रहे हैं। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। मोदी चूकने वाले नहीं है। भारत ने अमेरिका के बिना भी अपनी आर्थिक रफ्तार बनाए रखने के रास्ते खोज लिए हैं, लेकिन मादुरो एपिसोड से पाकिस्तानियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। उन्हें फिर से ऑपरेशन सिंदूर की याद आने लगी है। पाकिस्तानियों की घिघी इसलिए भी बंधी हुई है क्योंकि वो अपने फील्ड मार्शल मुनीर की असलियत जानते हैं। वो जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना से बुरी तरह पिटने और तबाही झेलने के बाद भी कैसे उनके जनरल ने खुद ही अपनी वर्दी में सितारे टाके। पाकिस्तानियों की धुकधुकी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के ताजा बयान भी बढ़ा रहे हैं। If a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. You know, nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। बस अब यही ट्रेजेडी नहीं होने देनी है। भारत जाग चुका है। नया भारत देख रहा है कि आज की रफ्तार, आज की गति को पाने के लिए अंग्रेजों की गुलामी और उससे पहले विदेशी आक्रांताओं के सांस्कृतिक और धार्मिक हमलों से उसे गुजरना पड़ा है। हजारों वर्षों का संघर्ष नए भारत की सफलता में तब जाकर बदला है। इस नए भारत के तोड़ने की साजिशें कई स्तरों पर हैं, जाति द्वेष से लेकर धर्म भेद तक। इसलिए सावधान होना जरूरी है। रिलीजन के नाम पर देश के बंटवारे को सही बतलाते हैं। जरूरी है कि हम सावधान रहें। हमारी सेना में देश के कोने कोने से आए लोग हैं। हर धर्म, हर जाति के सैनिक हैं।
हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता की एक मिसाल है। हमें अपने इस सेक्युलर कैरेक्टर को कायम रखना है। नया भारत, मोदी का भारत, 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प का भारत, अपने स्वाभिमान से समझौता करने वाला नहीं। फिर चाहे सामने ट्रंप हो या कोई और, नए भारत ने अपना लक्ष्य तय कर रखा है। वो न पीछे हटने वाला है, न ही डिगने वाला। लेकिन सच ये भी है कि सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में साजिशों का दौर है और नए भारत की रफ्तार कई चेहरों की नींद उड़ाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। बॉस, एक बात तो पूरी दुनिया को क्लियर है कि आज का भारत झुकता नहीं और ये मोदी का भारत है। ये मैसेज ट्रंप को मिल चुका है और उनके नए नवेले चेले असी मुनीर को भी। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि मुनीर और उसके लोग भी पाठशाला देखते हैं और पाठशाला देखकर खौफजदा भी हो जाते हैं। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब उसका नेक्स्ट लेवल चैप्टर दिखाता हूं। भारत में फिल्म धुरंधर ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वहीं पाकिस्तान में इसको लेकर गजब का खौफ चल रहा है। वहां के लोग गूगल कर करके पूछ रहे हैं कि भारतीय सिनेमाघरों में से धुरंधर कब उतरेगी। लेकिन बॉस, बात धुरंधर और रहमान डकैत तक की नहीं है। मुनीर और उसकी आतंकी आर्मी को मार्च का डर सता रहा है। दरअसल मार्च में धुरंधर 2 रिलीज होगी, जिसका खौफ लाहौर, कराची से रावलपिंडी तक फैल गया है। मुनीर के लोग बार बार कैलेंडर पलट कर देख रहे हैं कि 19 मार्च में कितने दिन और घंटे रह गए। उस दिन धुरंधर 2 में बड़ा साहब कौन होगा, रहमान डकैत के बाद और कौन कौन बड़ा किरदार होगा जो पाकिस्तान को एक्सपोज कर देगा। पाकिस्तान में इसको लेकर बहुत हलचल है। कौन है धुरंधर 2 का बड़े साहब? क्या वो दाऊद है, लश्कर का चीफ हाफिज सईद है, या फिर जैश का मुखिया मसूद अजहर? फैंस का अनुमान है कि बड़े साहब दाऊद इब्राहिम हो सकता है। यह अनुमान तब जोर पकड़ने लगा जब फिल्म की कास्ट लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का किरदार देखा गया, जैसे दानिश इकबाल ने निभाया है। फैंस का मानना है कि वो शायद कुछ पलों के लिए ही दिखे, लेकिन सीक्वल में उनका रोल लंबा हो सकता है।